तो अपन कर रहे थे, लास्ट क्लास में चैप्टर 1 हमारा चल रहा था और चैप्टर 1 में सिर्फ लास्ट टॉपिक हमारा रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी अपने कर लिया था। आइए आज थोड़ा रिवाइज करेंगे, पहले बस जो कल पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे और बाकी बाद में पूरा रिवाइज कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमने कहा जब पॉपुलेशन की स्टडी की बात आई तो सबसे पहले हमने सेंसस कब कराया? 1881 में सेंसस हुआ इंडिया में पहली बार। उसके अंदर अनइवननेस शो हुई पॉपुलेशन ग्रोथ में कि कभी कम कभी ज्यादा। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम कितने साल के अंदर सेंसस करा रहे हैं? हर 10 साल में। और कोई भी चीज पहली पहली बार होती है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमें नहीं पता था कि स्टार्टिंग में डाटे में क्या क्या कलेक्ट करें, फिर बाद में दिमाग आता है कि अच्छा इसके अंदर ये और कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो अब सेंसस देखते हो तो उसमें बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। व्हीकल्स कितने हैं आपके पास में, टू व्हीलर कितने हैं, फोर व्हीलर कितने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें जाती है। जिससे कि वो पॉवर्टी वगैरह के बारे में भी वो पूरा डेटा इकट्ठा हो जाता है। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मैंने इवन आपको एग्जांपल दूं तो जब ऑनलाइन में स्टार्ट किया तो उस टाइम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया, और रिकॉर्डिंग के नेमिंग कैसे करें ये बड़ा एक इशू था कि यार नेम कैसे करूं, डेट वाइज करूं, टॉपिक वाइज करूं, लेक्चर वाइज करूं, कैसे करूं। तो वहां पर भी दिक्कतें आई, लेकिन अब बड़ा सिंपल तरीके से प्लान्ड हो रखा है। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज करते हैं तो हमें नहीं पता होता, बाद में धीरे धीरे हमें समझ आती है कि इसका क्या क्या चीजें चाहिए हमें, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीजें हम कलेक्ट करते हैं। तो हमने कहा पहली बार सेंसस हुआ 1881 में, और उसके बाद सेंसस हर 10 साल के अंदर, एवरी 10 ईयर्स। हमने कहा 1921। 1921 को क्या कहा जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहा जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं, जिसकी वजह से लोगों की डेथ बहुत जल्दी हो जाती थी, कभी भी हो जाती थी, बच्चा बड़ा होने के बाद भी मर जाता था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब डेथ रेट ज्यादा था तो बर्थ रेट भी हाई हो गया, और दोनों लगभग बराबर से रहते थे कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा चेंज होता ही नहीं था, थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज्यादा, लगभग इक्वल सी आपके पास रहती थी। तो फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती। लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज आनी स्टार्ट हुई, तो उसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट अभी भी हाई रहा। मेंटेलिटी एकदम से चेंज नहीं होगी, तो बर्थ रेट अभी भी हाई रहा। तो ये जो गैप था ये बढ़ने लगा, और इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई एक बार में ही। तो सेकंड स्टेज को ही कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज। क्लियर? तो 1921 में इंडिया फर्स्ट स्टेज से कौन सी स्टेज में एंटर कर गया? सेकंड स्टेज में एंटर कर गया। लेकिन हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम तक तो भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, 33-34 करोड़ के अराउंड थी, जो कि आज 135 करोड़ के आसपास है। सीधा सीधा 100 करोड़ बढ़ गया। बताओ क्या बात समझ में आ गई? और थर्ड स्टेज जो होती है वो क्या होती है? आपके पास बर्थ रेट डेथ रेट कम है, मेडिकल फैसिलिटीज आ चुकी हैं, और अब लोगों की मेंटेलिटी को भी पता चल गया लोगों को कि ठीक है अब लोगों की डेथ नहीं होती, इसकी वजह से बर्थ रेट भी कम हो गया है। दिस इज थर्ड स्टेज। फिर हमने बात करी कि अब सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, तो कुछ सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, उनसे पता चलेगा कि क्या कंडीशन थी। तो ये 4 इन्होंने सोशल इंडिकेटर्स बताए, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर बताया इन्होंने लिटरेसी रेट। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था? 16%, लेस देन 16%। और इसमें स्पेसिफिकली अगर फीमेल के लिटरेसी रेट की बात करें तो कितना था? 7%। ये डाटा याद होना चाहिए। तो हमने कहा कुछ सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के थ्रू समझते हैं कि वहाँ उस टाइम पर क्या कंडीशंस थी। हमने पहला लिया सोशल इंडिकेटर, दैट इज ओवरऑल लिटरेसी रेट लेस देन 16%। स्पेसिफिकली फीमेल की बात करें तो उस केस में कितना था? 7%। फिर हमने कहा उस टाइम पर हमारे पास में प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं थी, क्लीन वाटर नहीं था, वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेस बहुत ज्यादा थी, है ना, ये सब चीजें प्रॉब्लम थी वहां पर। टू का ह्यूज टोल ऑन लाइफ, नाउ नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी। अब फिर बात करिए अपन ने मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट में भी स्पेसिफिकली बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल तक के बच्चे जो जिनकी डेथ हो जाती है, पर 1000 डाटा होता है ये। तो हमने कहा पहले ये था 218 पर 1000, 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते थे। सोचो 1 साल की एज तक कितना ज्यादा था।
लेकिन अभी यही कितना है, 33 34 पर थाउजेंड के आसपास है। 33 पर थाउजेंड, किसी बुक में 34 पर थाउजेंड भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, लोगों को बीमारियां हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कितना था, 32 ईयर्स की। वैसे ये कई जगह 44 दे रखा है पुरानी बुक्स में, तो 44 ही है। 44 ईयर्स थी पहले, ये कितना था, 44 ईयर्स, और अब कितनी हो गई, 69 ईयर्स। क्लियर है। तो हमने कहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो ना, एवरेज औसतन आयु जिसको अपन कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जिएगा, तो इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स थी पहले, अब वो बढ़कर 25 साल और बढ़ गई 69 ईयर्स हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हुआ है इसकी वजह से। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर हमने कहा कि डाटा तो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है पॉवर्टी के रिगार्डिंग, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, बहुत से लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, ये सारी चीज़ें। इन द एब्सेंस ऑफ द रिलायबल डेटा, it is difficult to specify the extent of the poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of the time. क्लियर यहाँ तक? तो बेसिक चीजें दो चार बार पढ़ने के बाद याद ही हो जाती है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, उसी को क्या कहते हैं अपन, दैट इज occupational structure. तो occupational structure means distribution of working population across the different sectors of the economy. हमने कहा इसमें तीन सेक्टर होते हैं हमारे पास में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स करता है 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है 10%, और सर्विस सेक्टर करता है 15 to 20%। याद हो जाना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 70 to 75%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 10%, सर्विस सेक्टर 15 to 20%। क्लियर यहाँ तक? लेकिन इसमें रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा थी। रीजनल वेरिएशंस कुछ स्टेट्स में कुछ अलग, कुछ स्टेट्स में कुछ अलग। तो कुछ स्टेट्स में तो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बढ़ रही थी और कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स कम हो रही थी। तो 6 स्टेट्स ऐसे थे जहां पे डिक्रीज हुई एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स, और 3 स्टेट्स ऐसे थे जहां पर इंक्रीज हुई। डिक्रीज वाले कौन से थे? 6 स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे एंड बंगाल। 6 स्टेट्स थे। और जहां जहां इंक्रीज हुई, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। तो ये अपने को बात समझ में आ गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर 10 और 15 to 20%। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा थी। 6 स्टेट्स में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल, यहाँ पे डिक्लाइन हुई एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स, और 3 स्टेट्स में इंक्रीज कर गई। कौन कौन से? उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। बताओ कुछ दिक्कत है इसमें याद करने में? मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बार बार जब हम रिवाइज करते हैं वो दिमाग में हमें ऑटोमेटिक बुक के साथ छप जाता है इसमें क्या क्या है। क्लियर? अब लास्ट टॉपिक हमारा बच गया, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमने कहा अंडर द कॉलोनियल रिजाइम, उनके टाइम पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, ये 4 चीजें आती हैं इसमें। रेलवे आता है आपके पास में, पोर्ट्स, पोस्ट, और आपके पास में एनर्जी आती है, आपके पास कम्युनिकेशन वाली पार्ट तो आ गया पोस्ट के अंदर, और एनर्जी आती है। 4 चीजें डिड डेवलप। हावेवर, तो इन्होंने कहा कि उनके टाइम पर ये डेवलप हुआ। क्या क्या डेवलप हो गया? रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। लेकिन इनका जो बेसिक जो मोटिव था ब्रिटिशर्स का, वो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट करने का नहीं था, इंडिया में डेवलपमेंट करने का नहीं था। उन्होंने तो अपने फायदे के लिए इन सब चीजों को डेवलप किया था, लेकिन जब जाना पड़ा तो वो उनको साथ नहीं ले जा सकते थे, तो इसलिए वो बाद में इंडिया का भी फायदा हो गया। हावेवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू, तो हमने कहा ना, रियल मोटिव behind this development was not to provide basic amenities to the people but to subserve various colonial interests। उन्होंने सारे काम अपने फायदे के लिए करे, इंडिया के डेवलपमेंट के, इंडिया के लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं किए। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूल, जो रोड्स बना रखे थे पहले इंडिया ने,
वो इतने फिट नहीं थे कि वो ऑल टाइम चल सके, सारे सीजन्स में चल सके, वर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India। तो इनका रोड का क्या फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को, कि सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी को इंडिया में एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल, ये दो चीजें, टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट टू सेंड दीज टू फार अवे टू इंग्लैंड और फॉरेन डेस्टिनेशंस। तो इसका क्या फायदा हुआ, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि रोड्स उन्होंने क्यों बनाए। स्टार्टिंग में तो उनका ये था कि आपके पास में आर्मी रीच करनी चाहिए सब जगह, और फिर वहां से रॉ मटेरियल्स लेकर आने में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट्स जहां से कि उनको भेजा जा सके, उसके लिए रोड्स का इस्तेमाल किया गया। There always remained an acute shortage of all weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season। बारिश में तो आपको पता ही है, और गांव के रोड उतने पक्के रोड अच्छे थे नहीं, तो उस केस में बारिश में बड़ी दिक्कत होती। Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines। ऐसे इतनी इतनी ऐसी जगह हैं जहाँ जो कनेक्टिव नहीं है, तो वहां पर चीजों को पहुंचा पाना फेमाइंस के टाइम पर या फ्लड, जो भी नेचुरल कैलमिटीज आ जाए उस टाइम पे राहत पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सब दिक्कतें आती थी पहले, लेकिन इसके रोड्स इन्होंने जो डेवलप किए, इन्होंने अपने मोटिव के लिए डेवलप किए। इनसे इनको क्या फायदा हुआ कि हमारी आर्मी सारी जगह पूरे इंडिया में पहुंच जाए, जिससे कि उनके ऊपर हम कंट्रोल कर पाए, और दूसरी उनसे वहां से रॉ मटेरियल वो लेकर पोर्ट्स तक, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक, पोर्ट्स तक हम उसको पहुंचा सके। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया। ये याद होना चाहिए कि ब्रिटिश ने रेलवेज को कब इंट्रोड्यूस किया, तो रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड कब किया इन्होंने, रेलवेज को 1850 में। और स्विस कैनाल कब हुआ था पता है, 1869, और टिस्को 1907। तो हमने कहा था ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। है ना, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बहुत ये रेलवेज रहा। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। ऑन द वन हैंड इट एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक, देखो दो तरीके से हो, इसकी वजह से पीपल क्या हो गए, इट एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। पहले एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते थे लोग, ठीक है, तो लोग अब जाने लगे, रेलवेज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाए लंबे डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस में, तो रेलवेज की वजह से। और इसी की वजह से वो क्या कर पाए, उन्होंने ब्रेक करी जोग्राफिकल, उन्होंने क्या ब्रेक किया, जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। ये आपको वर्ड्स याद होने चाहिए, जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। भाई पहले लोग जाते नहीं थे, इतनी लंबे दूर तक जा नहीं सकते थे, और आसपास तो कल्चरल वही रहता है, सेम ही कल्चर रहता है, बट जब हम दूर जाते हैं तो सारा कुछ पता है ना आपको कि इंडिया में तो बहुत जल्दी कल्चर और रीजन सब कुछ, लैंग्वेज वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो आपके पास में ब्रेक हुई। ऑन द अदर हैंड इट फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन, और इसी की वजह से क्या हुआ आपके पास में, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो पाया। इसी की वजह से क्या हो पाया इंडिया में कमर्शियलाइजेशन, अदरवाइज ब्रिटिशर्स क्या नहीं कर पाते, अगर ये होते ही नहीं, रेलवेज नहीं होते, तो एक जगह से दूसरी जगह ऑल ओवर इंडिया वो सामान भेज ही नहीं पाते या खरीद ही नहीं पाते। तो विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। कमर्शियलाइजेशन पे शिफ्ट कर गया, लोग प्रोड्यूस करने लग गए मार्केट के लिए, वहां से वो गुड्स लेकर चले जाते थे, तो खुद के लिए वहां पे गुड्स क्या बचते थे आपके पास, कम बचते थे। The volume of India's exports undoubtedly expanded, but its benefits rarely accrued to the Indian people। हमने कहा इसकी वजह से एक्सपोर्ट तो बहुत बढ़े, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमें खुद को फायदा कुछ नहीं हुआ, इंडिया वालों को फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी होने के बावजूद भी जो पैसा एक्सपोर्ट सरप्लस से आ रहा था वो भी कहाँ यूज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अपने खर्चों के लिए यूज कर रहे थे। अपने जो ऑफिस एक्सपेंसेस थे जो उन्होंने ब्रिटेन में सेटअप कर रखे थे, अपने वॉर एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए उन्होंने उन सब खर्चों को उस पैसे को यूज किया। द सोशल बेनिफिट्स विच, ये देखो इन्होंने ब्रिज दे रखा है, which Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the countries। तो हम वही कह रहे हैं कि सोशल बेनिफिट हुआ, ऑब्वियसली इससे ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हुए, लेकिन जितना नुकसान हुआ ना वो ज्यादा था एज कंपेयर टू बेनिफिट्स। तो यही हम कह रहे हैं कि owing to this introduction of the railways were thus outweighed by the
ये आपके पास आ गया इकोनॉमिक, इतने ज्यादा थे कि आपके पास वो ज्यादा नुकसान हुआ, फायदा कम हुआ। अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ, अब ये रेलवेज के साथ साथ इन्होंने और भी चीजें डेवलप करी। तो अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स एंड रेलवेज, द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन ऑल्सो टुक measures for the developing the inland trade and sea lanes. However, ये inland waterway जो था पानी के थ्रू जो भी सिस्टम, ये बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। These measures were far from satisfactory. The inland waterways at times also proved uneconomical, as in the case of the coast canal on the Orissa coast. Though the canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways. Railways इतना सस्ता वो कामयाब नहीं हो पाया जो इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज पता है, वाटरवेज एक तो बाहर बाहर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक अपनी कंट्री में भी आपके पास में रिवर्स वगैरह और इनके थ्रू अगर हम बनाना चाहते हैं तो, बट ये कामयाब नहीं हुआ, कॉस्टली रहा एज कंपेयर टू रेलवेज। इट फेल्ड टू compete with the railways which soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned, खत्म करना पड़ा, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, तो ये आ गया, सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो इंट्रोडक्शन किया किस चीज का, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, तो ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, किस चीज के, सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इस वजह से इनको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कहीं पर भी भेज सके। द पोस्टल सर्विसेज on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. You will learn more about the present status of various infrastructure in chapter 8, और chapter 8 है ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसके बारे में। अब चैप्टर 4 से आपके पास ऐसे बेसिक आ जाएंगे, पॉवर्टी, देन आपके पास में एम्प्लॉयमेंट, है ना, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, वो कई चीजें चलेंगी आपके पास। ये आपके पास क्या था, इसमें था कि हमने रेलवेज को डेवलप किया इन्होंने 1850 के अंदर, उससे इंडिया को फायदा हुआ कि ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स जो है वो खत्म हो गए। पहले लोग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते थे, अब काफी लोग डिस्टेंस ट्रेवल करने लगे, लेकिन इसकी वजह से इंडिया के अंदर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो पाया, जिसके फायदे भी थे और नुकसान भी थे, है ना। तो ज्यादा रेलवेज के आने के नुकसान ज्यादा रहे, फायदे कम हुए। ये आपके पास था। इसके अंदर बाकी अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, कंक्लूजन दे रखा है। By the time India won its independence, the impact of the 2-century-long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy. अब 200 साल कोई इंडिया पे राज करेगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हर चीज पे दिखने लगेगा, वो हर चीज पे इम्पैक्ट दिखने लगा ब्रिटिशर्स का, कि नेगेटिव इम्पैक्ट उन्होंने एक ऐसा एक्सप्लॉइट किया। द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलरेडी सेटल्ड विद सरप्लस लेबर। एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर बहुत ज्यादा थी और वो वहां से कंट्रीब्यूशन कम आ रहा था, एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा था, वहां पर सब कुछ स्टिल बना रखा था, स्टैग्नेशन था, ग्रोथ नहीं थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर हमने अभी पढ़ा भी था कि लिमिटेड था पब्लिक जो कंट्रीब्यूशन था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन ब्रिटेन। फॉरेन ट्रेड पे पूरा का पूरा कंट्रोल उन्होंने बनाया हुआ था। मोर देन 50% जो ट्रेड हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था, बाकी थोड़ा बहुत हो रहा था एशिया में, चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ। हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। प्रिवलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। Unemployment required welfare orientation of the people, economic policy. In a nutshell, the social and economic challenges before the country were enormous. बहुत ज़्यादा थे। तो ये आपके पास हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना था, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनको बार बार जब हम रीड करेंगे तो चीज़ें आपको, वो पॉइंट्स जो दिमाग में जितना जितना हाईलाइट किया है, ये हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और जब आप इसको अदर बुक्स के साथ कंपेयर करेंगे, कि आपके पास संदीप गर्ग है, टी आर जैन है, तो वहां से जब देखोगे तो आपके पास पॉइंट्स लगभग यही मिलेंगे जो हमने किया ना एनसीईआरटी से। तो बच्चा ये ना सोचे कि यहाँ से किया, बस वो है कि पॉइंटेड दे रखा होता है तो हम चाहें तो उसको कर सकते हैं, बट ये इसी से करते करते ही आपको इतना याद हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत है नहीं कंटेंट लिखने में।